अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं एजुकेशन 201 का लेसन नंबर 34। मुझे उम्मीद है कि आपको 33 तक सब चीज़ समझ आ गई होगी, हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज ही हम लोग पढ़ रहे हैं गैगनीज थ्योरी। टॉपिक 199 है रॉबर्ट गैगने। थ्योरी पर जाने से पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं जी। अ डेफिनेशन ऑफ लर्निंग, हमारे सामने एक लर्निंग की डेफिनेशन आई, या यूं कह लें कि इस थ्योरी बनाने के महरक़ात के पीछे जो अनासिर थे, जो वजूहात थी, हम उन्हें बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हमें पता ये चला कि जो लर्निंग होता है वो एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिससे गुजर कर इंसान माशरे का एक बेहतरीन, या यूं कह लें कि फंक्शनिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि इंस्ट्रक्शन जो होती हैं वो किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट होती हैं, यूं कह लें कि अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस होती हैं जो कि प्रमोट करती हैं लर्निंग को, ताकि हम हासिल कर सकते हैं अपने गोल को, या यूं कह लें कि वो अरेंजमेंट जिन पर चलकर हम अपने गोल को अटेन करते हैं वो इंस्ट्रक्शन कहलाती हैं। अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे कि इंस्ट्रक्शन इज द अरेंजमेंट ऑफ कंडीशंस ऑफ लर्निंग टू प्रमोट अटेनमेंट ऑफ सम गोल। अब रॉबर्ट जो गैगने थे वो थे जी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट। याद रखें ये एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट थे। ये इन्होंने काम किया था जी लर्निंग पर। वो इंस्ट्रक्शन दिया करते थे, सेवरल डिकेड्स, काफ़ी अर्सा तक वो देते रहे। अब शुरुआत के जब हम उनके काम को देखते हैं तो हमें लगता है कि वो जो शुरुआत का उनका एरा था उसमें वो बिहेवियर्स ट्रेडिशन को काफ़ी प्रमोट करते थे, बट लेटर ऑन वो इंस्पायर हो गए जी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी से। वो बाद में किस चीज़ से इंस्पायर हुए थे? वो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग व्यू ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी। गैगनी थ्योरी जो थी ना, वो 5 कैटेगरीज पे काम करती थी, या यूं कह लें कि गैगनी थ्योरी इंक्लूड 5 कैटेगरी ऑफ लर्निंग आउटकम्स एंड 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। याद रखिएगा, 5 कैटेगरीज ऑफ लर्निंग आउटकम्स पे ये थ्योरी बेस करती थी या इसमें मौजूद थे, और 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे। अगर हम बात करते हैं इन दोनों थीम्स को मिलाकर तो हमें पता ये चलेगा कि ये दोनों थीम्स जब मिलते हैं तो लर्निंग आउटकम का एक फ्रेमवर्क हमारे सामने बन जाता है। टॉपिक 200 है जी इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन जो था ये आपके एमसीक्यूज वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट था। रॉबर्ट गैगनिस थ्योरी इज बेस्ड अपॉन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। याद रखें जो इन्होंने थ्योरी दी थी वो बेस किस चीज़ पे करती थी? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पर। इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स को डिफ़ाइन किया था जो कि लर्निंग पर असरअंदाज करते थे। इनकी इस थ्योरी को, इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने कहा कि ये कंडीशंस ऑफ लर्निंग हैं, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल लर्निंग के बारे में इन्होंने काफ़ी डिटेल्स में बात की थी। गैगनी जो थे ना, उनके नज़दीक जो था ना, इंटरनल कंडीशन जो थी ना वो लर्नर की एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग थी। यानी कि अब एक स्टूडेंट है, उसकी जितनी कैपेबिलिटी है वो उतना ही समझ सकता है गैगनी के नज़दीक। तो उस हद से ज़्यादा वो नहीं समझ सकता, हद से कम नहीं। या यूं कह लें कि एक एबिलिटी है तो वो उस हद तक चल सकते हैं जहाँ तक उसकी एबिलिटी है या कैपेबिलिटी है। अब जो एक्सटर्नल कंडीशंस होती हैं ना, उसमें उन्होंने कहा कि ये स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग होती हैं। अब स्टिमुलाई क्या है? ये आउटसाइड, ये एग्जिस्ट करता है आउटसाइड द लर्नर। अब आउटसाइड द लर्नर में वो क्या चीज़ हो सकती है? देखें, इन्वायरमेंट पे हो जाती है, टीचर भी बेसिकली एक्सटर्नल कंडीशंस भी होती हैं जब वो आउटसाइड ऑफ क्लास आपको बता रही होती हैं। लर्निंग सिचुएशंस बहुत सारी ऐसे होती हैं। गैगने थ्योरी जो थी वो 3 एरियाज पे प्रो की गई थी, यानी कि उसे टोटल 3 एरियाज पे मुश्तमिल कर दिया गया। फर्स्ट वन इज अ टेक्सोनमी, सेकेंड वाज इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर नेसेसरी टू अचीव लर्निंग, और 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। 3 चीज़ें थी जी,
हम लोगों ने शुरू में देखा कि गैगनी की जो थ्योरी थी ना, उसके अंदर हमारे पास थे एक साइकोलॉजिस्ट थे, वो उनके 9 इवेंट्स, 5 कैटेगरीज थी ना। शुरू में हम जब बात करते हैं उसकी थ्योरी की, तो हमने कहा कि 5 कैटेगरीज थी लर्निंग आउटकम की, और 9 इवेंट्स थे जो कि प्रोसेस करते थे लर्निंग और मेमोरीज को। फिर हम आगे चल के देखते हैं कि उसकी थ्योरी को उन्होंने 3 एरियाज पे ब्रोक किया। तो वो 3 एरियाज डिफरेंट क्या चीज़ें बना दी गई। एक था जी टेक्सोनमी, सेपरेट कर दिया गया उनकी थ्योरी से, या यूं कह लें कि उनकी थ्योरीज को 3 मुख्तलिफ किस्मों में बांट दिया गया। फर्स्ट वन इज टेक्सोनमी, सेकेंड वन इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, और थर्ड वन इज 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगर हम गैगनी के एक टेक्सोनमी की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये सिमिलर थी ब्लूम्स टेक्सोनमी की। यानी कि जिस तरह ब्लूम्स ने टेक्सोनमीज दी थी ना अपनी कॉग्निटिव के बारे में, अफेक्टिव के बारे में, साइकोमोटर आउटकम के बारे में, तो ये गैगनी ने भी समवट बिल्कुल सिमिलर दे दी, इसके इस जैसी दी। बोथ ब्लूम्स और गैगने जो थे वो दोनों बिलीव करते थे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्रेक डाउन ह्यूमन लर्न कैपेबिलिटीज इनटू कैटेगराइज और डोमेन, कि बहुत ज़रूरी होता है कि ह्यूमन की जितनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं उन्हें मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर देना, इनको कैटेगराइज कर देना या उनके डोमेन बना देना। तो अब देखते हैं जी 201 है टॉपिक गैगनी थ्योरी। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर पसंद आता है तो कमेंट भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और उन्हें भी तलकीन कीजिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टॉपिक 201 है जी गैगनी थ्योरी। अगर हम गैगनी टैक्सोनॉमी ऑफ लर्निंग देखें तो ये कब आई थी? 1972 में। इसमें उसने बताया था कि इंस्ट्रक्शनल थ्योरी क्या होती है, क्या सिग्निफिकेंस है जी डिज़ाइन करने में इंस्ट्रक्शन मटेरियल को डिज़ाइन करने में की क्या खूबी है, क्या खासियत है। बेसिकली उसने इसमें ये बात की। अब उसने इसे किस तरह डिफाइन किया? गैगनी ने कहा कि इट टेल अपार्ट द टाइप ऑफ आउटकम दैट लर्निंग प्रोड्यूस, द कैटेगरीज ऑफ लर्न कैपेबिलिटीज ऑब्जर्व एज ह्यूमन बिहेवियर परफॉर्मेंसेस दैट हैव कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। इसने बात ये की, इसने कहा कि देखें, अगर हम आउटकम्स देखना चाहते हैं ना, लर्निंग प्रोड्यूस कर रहा होता है, जो लर्निंग से हमें हासिल होते हैं, वो कैटेगरीज होती हैं जो कि चेक करती हैं लर्नर के उस इंसान की कैपेबिलिटीज़ को। फिर वो उसका वो नज़रिया जो ह्यूमन परफॉर्मेंस को देखते हुए अपनाता है, और इनको और उसके जो कॉमन करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब ये जो टेक्सोनॉमी थी ना, इसमें 5 मेजर कैटेगरी डिफाइन कर दी गई थी लर्निंग की। वर्बल इंफॉर्मेशन, सेकंड वन इज इंटेलेक्चुअल स्किल्स, थर्ड वन इज कॉग्निटिव स्ट्रेटजी, फोर्थ इज एटीट्यूड, एंड फिफ्थ इज मोटर स्किल्स। अब ये जो सारी कैटेगरीज थी ना, ये डिफरेंट क्लास पे डिफाइन कर दी गई थी ह्यूमन परफॉर्मेंस को, तो ये सारी उसमें होती थी। अब इंटेलेक्चुअल स्किल्स में क्या क्या था, उसमें बताया कि उसमें जी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाता है, डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है, कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं और प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मेटाकॉग्निशन आ जाता है जी, स्ट्रेटजीज ऑफ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड थिंकिंग। हर वो स्ट्रेटजी जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनाई जाती है, या सोचने के लिए भी इस प्रॉब्लम का क्या सलूशन हो सकता है, वो कॉग्निटिव स्ट्रेटजी कहलाती है। अब वर्बल इंफॉर्मेशन में क्या था? इसमें वो फैक्ट्स थे, यानी कि वो इल्म के वो फैक्ट्स जिन पे वो बात करता है और वजाहत देता है और साबित करता है, तो ये सारी चीज़ें वर्बल इंफॉर्मेशन में आ जाती हैं। एटीट्यूड, अब एटीट्यूड वो एक्शंस होते हैं जो पर्सन चूज करता है टू कंप्लीट, actions that a person chooses to complete. Motor skills, behavioral cycle, या यूँ कह ले कि behavioral physical skills। अब ये physical skills होते हैं जी जिन्हें motor skills कहा जाता है। अगर हम इसे थोड़ा सा डिटेल दें ना कि वर्बल्स और इंटेलेक्चुअल क्या होते हैं, हम कहेंगे कि इसकी डिस्क्रिप्शन में हम देंगे कि वर्बल कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं, या यूं कह लें कि किसी चीज़ को जानने का अमल या आपको मालूम होना, किसी भी इल्म का आपको इल्म होना कहलाता है जी वर्बल इंफॉर्मेशन।
being able to state ideas, knowing that यानी कि आपको इल्म है, और having declarative knowledge या आप उसके declarative knowledge जानते हैं, रखते हैं। अब इसकी कंडीशन क्या होती हैं? देखें, इसमें ये होता है कि जो दिमाग में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है ना, उसे बार बार रिट्राइव किया जाता है। अब जो इंटरनल कंडीशंस होती हैं ना, वो इस लर्निंग को सपोर्ट करती हैं इन द वे, किस तरह सपोर्ट करेंगी जी? वो प्री एक्सिस्टिंग ऑर्गेनाइज नॉलेज को चेक करेंगी, बार बार रिट्राइव करेंगी, स्ट्रेटजीज बताएंगी कि इस न्यू इंफॉर्मेशन को कैसे आप प्रोसेस कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस इसमें आता है जी वर्बल इंफॉर्मेशन में। अब मेंटल ऑपरेशन जो होते हैं ना, वो परमिट करते हैं किसी भी इंसान को कि वो रिस्पॉन्ड कर सके टू कॉन्सेप्चुलाइजेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इंटरनल कंडीशंस क्या हो सकती हैं जब हम दिमाग की बात कर रहे हैं और एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो हमने न्यू स्किल्स की सीखी थी या हमारे दिमाग में बैठ गई, महफूज हो गई, उन्हें अब हम अप्लाई कर रहे हैं। अब किधर अप्लाई कर रहे हैं? मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर, मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब जब हम उसे अप्लाई करें तो इसका मतलब है कि हम उसे रिकॉल कर रहे हैं। तो यूँ हमारा ये काम करता है। फिर हम देखते हैं जी कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और एटीट्यूड क्या है। अगर हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि मुख्तलिफ टेक्निक्स, सोचने की मुख्तलिफ टेक्निक्स या किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के मुख्तलिफ नज़रिए, या यूँ कह लें कि वो अप्रोचेस जो प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, उन सारों को मिला के कॉग्निटिव स्ट्रेटजी बन जाती है। अगर हम इंटरनल प्रोसेस देखते हैं जिसमें लर्नर प्लान कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है अपनी सोच को, अपने इल्म को, तो उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? उसमें होता है जी टास्क स्पेसिफिक, सेकंड वन इज जर्नल, थर्ड वन इज एग्जीक्यूटिव। अब जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जो कि किसी भी इंसान के एक्शन को इन्फ्लुएंस करता है। अब वो एक्शन इंसान खुद चूज करता है। याद रखें, एटीट्यूड आर मेंटल स्टेट्स दैट इन्फ्लुएंस द चॉइसेस ऑफ पर्सनल एक्शन। अब इसकी कंडीशन इंटरनल स्टेज की अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि वो काम या वो बिहेवियर जो कि इंसान चूज करता है और वो उसके अमल में एक असर रखता है, यानी उसे अंदर तब्दीलियां लाता है। टॉपिक 2 और 4 है जी मोटर स्किल्स। अब मोटर स्किल्स क्या हैं? ये यूँ कह लें कि ये मूवमेंट्स होती है ना, एक ऑर्गेनाइज मोटर के एक्शन के बाद जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसके अंदर एग्जीक्यूट होती हैं ये मूवमेंट। अब फॉर एग्जांपल आपका मोटर एक्ट कर रहा है, मतलब कोई काम कर रहा है, मोटर सेंस नर्व्स आपकी काम कर रही हैं, तो आप उनके नतीजे में जो इल्म आपको हासिल हुआ या उनके नतीजे में जो काम हो रहा है वो सारा के सारा हमारा जी मोटर स्किल्स के अंदर आता है। फॉर अब इसे हम अगर डिटेल में हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि एग्जीक्यूटिंग मूवमेंट इन अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मोटर एक्ट्स सच एज प्लेइंग स्पोर्ट, कोई भी गेम हम खेल रहे हैं, डिवाइडिंग अ कार, ये ड्राइविंग अ कार होता है, यहाँ पे डिवाइडिंग लिखा हुआ है। अब जी कैपेबिलिटी देखते हैं ना कि इसके अंदर कंडीशंस के अंदर फिजिकल मूवमेंट के लिए, तो हम देखेंगे कि इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज लर्निंग द सीक्वेंस ऑफ द मूवमेंट। सबसे पहले हमें मूवमेंट का पता होना चाहिए क्या सीक्वेंस है। फिर जी हमें उन सीक्वेंस जब हम जान लेते हैं तो उसे प्रैक्टिस करना चाहिए। फिर उस रिफाइनिंग द मूवमेंट बेस्ड ऑन द फीडबैक रिसीव फ्रॉम द एनवायरनमेंट, और जो फीडबैक मिलता है उसे बार बार उन पर अमल करना चाहिए जो एनवायरनमेंट से हमें फीडबैक मिल रहा होता है। अब ये एक आपको बता दिया गया था जी, 9 इवेंट्स दे दिए गए थे कि जो रॉबर्ट ने कहा था कि वो 9 इवेंट्स पे काम करता है, वो कौन कौन से हैं? गेनिंग अटेंशन, informing the learner of the objective, stimulating recall of prior knowledge, presenting information, providing guidance, eliciting performances or providing feedback, assessing performances or enhancing retention and transfer.
یہ وہ 9 ایونٹس تھے جو کافی زیادہ امپورٹنٹ تھے۔ اب چلتے ہیں جی لیسن نمبر 35 کی طرف۔ 35 میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو 9 انسٹرکشنل ایونٹس تھے نا، اس کے وہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس تھے۔ گیگ نے جو تھیوری دی اس میں 9 انسٹرکشنل ایونٹس بتائے، اب اس نے سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس بنا دیا۔ اس کی وجہ سے اگر ہم کہیں تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ لرننگ جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس ہے۔ ہر سٹیپ جو ہوتا ہے وہ پہلے اکمپلش ہوتا ہے، تب ہی جا کے اگلا سٹیپ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس طرح نہیں ہوتا کہ بچہ اگر وہ فار ایگزامپل الفابیٹ سیکھ رہا ہے تو وہ اے کے بجائے بی کو سیکھنا چاہیے، اسے اے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تک وہ اے کو نہیں سیکھے گا وہ تب تک بی کی طرف نہیں جا سکتا۔ اور یہ ساری باتیں پروو کس نے کی تھی؟ گیگنے نے۔ اس نے اپنی تھیوری میں یہ بات بتائی تھی۔ اب جب وہ بتانا چاہتا ہے، جب ایکسٹرنل ایونٹس کے بارے میں بات کرتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں نا، یہ انسٹرکشنز آر دا external events that help learning occur or designed to achieve each of the 5 different learning outcomes۔ اب گیگنے نے نا انسٹرکشن ایونٹ کو نا 1 to 9 تو بنا دیا، اب اس نے اسے سیکوینشل آرڈر میں رکھ دیا۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس نے جو بھی ڈیزائن دیا تھا وہ کافی حد تک سکسیسفل رہا۔ 9 انسٹرکشنل ایونٹ کے اندر ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لرنرز کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا علم حاصل کرنا ہے۔ تو ٹیچر جو ہوتی ہے لرنر کو بتاتی ہے کہ آپ کیسے اس گول تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب وہ کیسے بتاتی ہے؟ انسٹرکشن کے تھرو۔ ٹیچر جو ہوتی ہے وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے، بتاتی ہے جی بچوں کو ہر چیز شیئر کرتی ہے جی گول آف انسٹرکشنز کو۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نا اسٹیمولیٹنگ ریکال آف پرائر نالج کی یا پرائر لرننگ کی، تو دیکھیں گے کہ اس میں بھی ٹیچر کا کافی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ریکال کراتی ہے بچوں کو ایگزسٹنگ ریلیونٹ نالج کی۔ اب اس میں لرنر جو ہوتا ہے وہ 2 امپورٹنٹ لرننگ پروسیس کو یوز کرتا ہے۔ وہ کون کون سے ہیں جی؟ فرسٹ ون از ریٹرائیول پریکٹس، اس سے انہانس کیا جاتا ہے جی لرننگ کیپیبلٹیز کو۔ اور دوسرا ہے ریکنسٹرکٹ نالج۔ ریکنسٹرکٹ نالج یا وہ ریٹرائیول، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو لرننگ پروسیس کے اندر کو انہانس کرتی ہیں۔ سیکنڈ جو ٹیکنیک وہ یوز کرتا ہے وہ اسکاف فولڈنگ۔ اب اسکاف فولڈنگ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی بلڈنگ ہے جس پہ لرنر اپنے پرانی نالج کو یا اسکلز کو سلولی بلڈ کرتا ہے، یا اس کے اندر مختلف ڈیٹیلز ڈالتا رہتا ہے۔ وہ ایک دماغ میں اس نے ایک بلڈنگ کریٹ کر لی ہوتی ہے، ایک خاص پورشن اس میں بار بار چیزیں ایڈ کر رہا ہوتا ہے آہستہ آہستہ۔ تو یہ وہ خالص کام ہے جو وہ خود کر رہا ہوتا ہے۔ فیڈ بیک اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے جی۔ اس کے بعد ہے جی پرووائڈنگ لرننگ گائیڈنس۔ اب ٹیچر جو ہوتی ہے وہ اسٹوڈنٹ کو ہیلپ کرتی ہے کہ وہ سمجھانے میں مدد کرتی ہے، انہیں سمیٹک انکوڈنگ کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اب وہ کیسے انہیں سمجھاتی ہے؟ بائی آرگنائزیشن اور ریلیونس۔ اب وہ کوچنگ کرتی ہے جی کیسے اپنے اسکلز کو سیکھنا ہے۔ دا ریٹ آف لرننگ انکریز بیکاز learners are less likely to lose time and become frustrated by practicing the wrong way or having poorly understood concept۔ اب یہاں یہ بات کہی گئی کہ اگر ہم گیگنی تھیوری پہ کام کرتے ہیں تو جو ریٹ ہے نا لرننگ کا وہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو لرنرز ہوتے ہیں نا وہ زیادہ نہیں چاہتے کہ یہ ویسٹ آف ٹائم ہو جائے، وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں بار بار غلط طریقے سے کام کرنے میں، یا انہیں جب کانسیپٹ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں۔ اب ایلیسیٹنگ پرفارمنس کیا ہے؟ اس میں ٹیچر جی اسٹوڈنٹس کو، یہاں لرنر بار بار کہا جا رہا ہے بٹ آپ اسٹوڈنٹس کہہ دیں کہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں تھرو ڈیمانسٹریٹنگ لرننگ، کسی بھی چیز کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں۔ پرووائڈنگ فیڈ بیک پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ جو ٹیچر ہوتی ہے وہ انفارمیٹیو فیڈ بیک دے سکتی ہے لرنر پرفارمنس کے اوپر۔ اب یہ انفارمیٹیو لرنر فیڈ بیک کیسے ہوگی؟ اب تھرو ٹیسٹ، کوئز، وربل کمنٹس۔ اب کہہ سکتی ہے ٹیچر کہ فار ایگزامپل کہ یو آر ڈوئنگ اے جاب، گڈ جاب، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہ اسیسنگ پرفارمنس آتا ہے۔
Assessing mean judging, यानी टीचर को काम होता है कि वो लर्नर परफॉर्मेंस को जज करे, उन्हें फीडबैक दे या री इन्फोर्स करे। अब अगर वो टेस्ट कर रही है ना कि कितना आया बच्चे को लेसन आता है या नहीं, तो वो उसके लिए एक टेस्ट कंडक्ट करेगी। टीचर उन्हें प्रैक्टिस करवाएगी, सबसे पहले उन्हें बताएगी कि आपका ये टेस्ट है, आपने याद करना है। अब टेस्ट शुरू होने से पहले वो उन्हें देगी रिवाइज करने के लिए। ये सारा असेसिंग परफॉर्मेंस के अंदर आता है। पुट इनटू द प्रैक्टिस में अगर हम बात करते हैं, ये वो मेथड हैं जो कि गैगनी थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं। अब इंस्ट्रक्टर जो होता है वो डिटरमिन करता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि वो खुद पहले, अब जैसे कि मैं आपको लेसन बता रही हूँ तो मैं पहले इस लेसन को देख रही हूँ, डिटरमिन कर रही हूँ, इसे आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ और आपको हर चीज़ कंसेप्ट वाइज क्लियर करती जा रही हूँ। ये हम स्टेप बाय स्टेप के प्रोसेस पे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव को ना हम कैटेगराइज कर देते हैं 1 से या 5 डोमेन्स के ऑफ लर्निंग आउटकम के अंदर। हर ऑब्जेक्टिव जो होता है वो परफॉर्मेंस टर्म के बारे में बात करता है, उसमें स्टैंडर्ड वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं जो कि एसोसिएट किए जाते हैं पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम के ऊपर, और ये सारा प्रोसेस था इसमें। होप सो आपको ये समझ आया होगा। कहीं भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं जी लेसन नंबर 36 की तरफ। differentiated learning. अब what is meant by differentiation? जब टीचर रिस्पॉन्स करती है ना लर्नर्स नीड को, तो जो वो रिकॉग्निशन होती है ना स्टूडेंट की कि उसका बैकग्राउंड नॉलेज प्रेफरेंस क्या थे, और जो इंस्ट्रक्शन जो होती है ना वो अकोमोडेट करती है स्टूडेंट डिफरेंसेस को। बेसिकली अगर हम बात करते हैं, हर वो चीज़ जो टीचर रिस्पॉन्स करती है लर्नर्स नीड के अकॉर्डिंग, उसे हम डिफरेंशिएशंस कहते हैं। इसमें हम उसके डिफरेंसेस देख लेते हैं। अब क्यों डिफरेंशिएट किया जाता है, अब टीचर क्यों डिफरेंशिएट करती है ना। ऑल किड्स आर डिफरेंट, इसलिए ज़रूरी है कि हर बच्चा मुख्तलिफ है। वन साइज डज नॉट फिट ऑल, एक साइज कभी भी, अगर हम बात करते हैं तो हर बच्चे की आईक्यू लेवल डिफरेंट होता है। हर बच्चा अपने ज़हन की सतह तक, यानी जो इल्म जितनी उसकी कैपेबिलिटी होती है वो उस तक ही समझता है, और ये सारी चीज़ें एक क्लास के अंदर भी होती हैं। इसके बाद ही हमारे पास आता है टीचर जो होती है ना, 4 क्लासरूम एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रेडीनेस या रीडीनेस, इंटरेस्ट और लर्निंग प्रोफाइल। वो कौन कौन से हैं जी? कंटेंट, प्रोसेस और प्रोडक्ट। फोर्थ वन इज लर्निंग एनवायरनमेंट। अब कंटेंट क्या है? ये बेसिकली वो चीज़ है जो टीचर पढ़ाती है, या वो इंफॉर्मेशन जो टीचर स्टूडेंट को देती है स्टूडेंट की ज़रूरत के मुताबिक। इसे हम कह सकते हैं कंटेंट। एग्जाम्पल में जी रीडिंग मटेरियल, वेरिंग रीडेबिलिटी लेवल, बच्चों से पढ़ाती है और देखती है कि बच्चा कितना पढ़ सकता है। ये सारा प्रोसेस इसमें आ जाता है। इसके बाद जी हम देखते हैं प्रोसेस क्या है। वो एक्टिविटी जिसमें स्टूडेंट इंगेज करता है इन ऑर्डर टू मेक सेंस ऑफ और मास्टर द कंटेंट, यानी कि वो रास्ता, वो प्रोसेस, वो एक्टिविटी जिसे स्टूडेंट इंगेज करता है और अचीव करता है एक इल्म की एक इल्म या एक गोल कह ले। बेसिकली अगर हम बात करते हैं वो प्रोसेस जिसके थ्रू, वो एक्टिविटी जिसके थ्रू स्टूडेंट इंगेज करता है और एक डेवलप करता है एक सेंस ऑफ अ मास्टर ऑफ, या कोई मास्टर ऑफ द कंटेंट। अब स्टूडेंट ने क्या शुरू से पढ़ना शुरू किया, ये वो चीज़ होती है, ये प्रोसेस कहलाती है। इसमें अगर हम एग्जाम्पल बात करते हैं तो वेरिंग द लेंथ ऑफ अ टाइम स्टूडेंट मे टेक टू कंप्लीट अ टास्क इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल सपोर्ट, यानी कि आपने कोई टास्क दिया तो स्टूडेंट मुख्तलिफ टाइम का करते हैं, कुछ जल्दी कर लेते हैं, कुछ थोड़ी देर बाद करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस कहलाता है। इसके बाद ही हम प्रोडक्ट देखते हैं तो हम कहेंगे कल्मिनेटिंग project that asks the student to rehearse, apply, and extend what he or she has learned in a unit. अब स्टूडेंट्स को इसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं कि वो एक्सप्रेस करें जी आपको कौन सी नॉलेज कितनी रिक्वायर हुई है। आप कोई क्रिएट कर दे प्ले,
کوئی لیٹر لکھتے ہیں تو اس کے بعد ٹیچرس کو پتہ چلتا ہے کہ اوکے بچہ اتنی ساری چیزیں سیکھ چکا ہے۔ لرننگ انوائرمنٹ جی وہ وے جس میں کلاس روم ورکس کو فیل کیا جاتا ہے یا کام کیا جاتا ہے جس میں بیٹھ کر، یہ وہ پلیس ہوتا ہے کلاس روم کے اندر جب خاموشی سے کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی۔ اب اسٹوڈنٹ کولیبریشن میں اس میں کوئی کام ایز ویل ایز پلیسز دیٹ انوائٹ اسٹوڈنٹ کولیبریشن۔ اس کے بعد جی ہم ریڈینس میں دیکھتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ سکلز لیول ہیں، بیک گراؤنڈ نالج آف اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے کہ اب بچہ کتنا، اب 1 کلاس کا بچہ جو ہے وہ مشکل سے ایک پیراگراف کو ریڈ کرے گا، بٹ آن دا ادر ہینڈ اگر ہم 8 کلاس کے بچے کی بات کریں تو ہم امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ ایزیلی ایک پیراگراف کو ریڈ کر سکتے ہیں اور وداؤٹ وربل کسی بھی الفاظ کی یا وربل یا اسپیلنگ مسٹیکس کے۔ یہ بات جی اس میں بتائی گئی تھی۔ لرننگ پروفائل میں کیا بات ہوتی ہے جی، اس میں مختلف لرننگ سٹائلز کو یوز کیا جاتا ہے۔ وہ سٹائلز کون کون سے ہوتے ہیں؟ ویژول ہو گیا، آڈیٹری ہو گیا، ٹیکٹائل ہو گیا، کینستھیٹک ہو گیا، ایز ویل ایز پریفرنسز فار انوائرمنٹل فیکٹر۔ اب انوائرمنٹل فیکٹرز کیا ہو گئی؟ ڈسٹریکشن ہو گیا نا، ایکسپوئر ہو گیا لائٹ کا یا نوائز کا۔ یہ وہ پروسیس ہے یا یہ وہ لرننگ سٹائل ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت ڈسٹریکشن ہوتی ہے، اس میں آگے پیچھے بندہ دیکھتا رہتا ہے، ڈسٹریکشن ہو رہی ہوتی ہے جی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دھوپ بہت تیز آ رہی ہوتی ہے یا شور بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، زیادہ گروپ بنے ہوتے ہیں، بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نا آئیڈیا کی کہ کیوں ڈیفیشیٹڈ انسٹرکشنز کو ہم بیوٹیفل کہہ سکتے ہیں، تو ہم دیکھیں گے کہ ٹیچر جو ہوتی ہے نا پوری کلاس کو ٹیچ کرنے کے بجائے اگر وہ تھوڑے بچوں کو نا ان بچوں کو میٹ کرے یا یوں کہہ لے کہ جہاں وہ موجود ہے انہیں وہاں جا کے پڑھا دے تو وہ ایک بہترین چیز ہے۔ اب یہ جو ہوتی ہے نا یہ پروسیس پورا آپ کہا جاتا ہے کوچنگ کے اندر، یا یوں کہہ لے کہ وہ جو کیا کہتے ہیں اسے ایک ٹیوشنز بیسیکلی۔ اگر ہم 2008 کی بات کرتے ہیں تو یہ جی نیشن وائڈ سروے ہوا تھا تو 900 ٹیچر سے بات کی گئی تھی۔ یہ کون سے تھے، کون سے انسٹیٹیوٹ سے تھے؟ یہ فورڈہم انسٹیٹیوٹ تھا، اوہایو میں تھا، یو ایس اے کے، یہ ایک سٹی ہے جی ان دا یو ایس، اور اوور 80% said deficient instruction was very difficult to implement۔ 80% ٹیچرز نے کہا تھا یہ بہت مشکل ہے امپلیمنٹ کرنا، اور 46% ٹیچرز کا بلیو تھا کہ اس میں ہمیں لو اچیور بینیفٹس ملتے ہیں، کہ مختلف بینیفٹس ملتے ہیں لو اچیورز کا، وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کافی زیادہ بینیفٹس ہوتے ہیں اس کے اکارڈنگ۔ تو یہ تھا جی 36، ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔